आज का वीडियो आप सभी सेकेंड ईयर के लिए मेंटल हेल्थ का पता है। मेंटल हेल्थ तीसरा पेपर होता है, लेकिन इस सप्ताह का यह सभी सब्जेक्ट का 18वां नंबर का वीडियो है। तो यह मेंटल हेल्थ का भी 18वां नंबर का वीडियो है। आज का टॉपिक होने वाला है OCD। काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग में शॉर्ट में सब जगह पूछता है OCD के बारे में। तो आज की इस वीडियो में OCD के बारे में समझेंगे। ठीक है, OCD का पूरा नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखिए, ऑब्सेसिव, ठीक है, ऑब्सेसिव मतलब होता है बार बार, ऑब्सेसिव मतलब बाध्य, ऑब्सेसिव मतलब ऑब्सेस कर देता है, व्यक्ति को बाध्य कर देता है। कंपल्सिव मतलब एकदम व्यक्ति जो है उसके लिए बार बार किसी चीज़ को करने के लिए बाधित हो जाना, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति का व्यवहार हो जाता है जिसमें अगर कोई काम में व्यक्ति पड़ता है, उसे ऐसा चिंता सताने लगता है कि उसे दोबारा उस काम करने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, मजबूर कोई व्यक्ति कोई आदमी नहीं करता, व्यक्ति खुद मजबूर हो जाता है उस चीज़ को पुनरावृत्ति करने के लिए, वही OCD होता है। ठीक है, यानी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जो किसी भी चीज़ को करने के लिए बार बार करने के लिए बाध्य करता हो, वही OCD होता है। ठीक है, तो OCD आपको नॉर्मल व्यक्ति में भी कभी कभी देखते होइएगा कि गेट पर ताला लटक गया, गैस बंद हो गया, लेकिन व्यक्ति जब घर से बाहर निकला, कुछ दूर गया, तो उसको ये पता ही नहीं चलता है, कंफर्म ही नहीं हो पाता है कि हम गेट में ताले लगा कर आए, हम गैस बंद करके आए हैं। व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है, उसे चिंता होने लगती है कि शायद गैस चालू ही तो नहीं है, गेट खुला ही नहीं तो रह गया, और व्यक्ति वापस से आकर गेट पर ताला चेक करता है, गैस चेक करता है। तो यही हो गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव, किसी चीज़ को करने के लिए बाध्य कर देना। ठीक है, यही OCD होता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति हाथ धोने रहा है और हाथ धो लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उससे लगा कि नहीं, अभी मेरा हाथ कंप्लीटली क्लियर साफ़ नहीं हुआ है। फिर से वो जाकर पुनरावृत्ति अपने हाथ धोया, फिर हाथ धो लिया, थोड़ी देर के बाद उससे लगा कि नहीं, अभी मेरा हाथ और साफ़ा नहीं, अच्छा से साफ़ नहीं है। फिर से वो जाकर हाथ अपने को हैंड वॉश किया। तो यही बार बार करने की बाध्यता जो आती है, इसी को OCD बोलते हैं, और ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, OCD। ओके, OCD का मतलब उम्मीद है समझ गए होंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD यह एक क्रॉनिक मानसिक विकार है। क्या है? यह एक लंबे समय के होने वाला मानसिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो भी रोगी होते हैं बार बार अनचाहे विचार यानी ऑब्सेशन, बार बार आने वाला थॉट, ऐसा विचार जो नहीं आना चाहिए, अनवांटेड होता है, उन विचारों से उत्पन्न चिंता को कम करने के लिए बार बार कुछ क्रियाएं करना, बाध्य होना। कंपल्सन मतलब होता है बाध्य हो जाना किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो यही बाध्यकारी होना किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो OCD यही होता है, यह एक मानसिक रोग है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति बार बार ऐसे विचार आते हैं जो उसे उस चीज़ को करने के लिए मजबूर करता है, और नहीं करने पर व्यक्ति को चिंता, डर होने लगता है, और उसके फलस्वरूप व्यक्ति जाकर काम को पुनः करता है, फिर पुनः करता है, और ऐसे ही चलते रहता है उसके लाइफ में। यही OCD होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दिया कि मान गए हमें कहीं या किसी को घूमने जाना है, ठीक है, या ऑफिस जाना है। सुबह खाना उना बनाए, ठीक है, और गेट में ताला लॉक कर चले गए। कुछ दूर रोड पर गए तो अचानक से दिमाग में आया कि मैं गेट में तो ताला मारा ही नहीं हूँ, जबकि गेट में ताला लगा चुके हैं। लेकिन रोड पर जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद पता चला, दिमाग में अचानक से विचार आया कि मैं गेट में ताला नहीं मारा हूँ। अब यहीं से विचार शुरू हो जाते हैं, यहीं से बात विचार शुरू हो जाते हैं, और वह विचार ऐसा होता है कि व्यक्ति को चिंता सताने लगता है कि शायद गेट खुला रह गया है, नहीं जाऊंगा, गेट खुला रह जाएगा तो चोरी हो जाएगा। ऐसे तरह तरह के ख्याल आने लगता है। फिर व्यक्ति को मजबूरन बाध्य होना पड़ता है उस काम को वापस आकर चेक करने के लिए, और आता है तो पता चलता है गेट में तो लॉक है पहले से। ठीक है, तो ऐसे ही विचार, ऐसे ही थॉट आते हैं जिसको करने के लिए व्यक्ति मजबूर, बाध्य हो जाता है, और आकर उसे कंपल्सिव ज़रूर से ज़रूर करता ही है, पुनः रिपीट करके। तो ही OCD होता है। ठीक है, OCD ऑब्सेसिव
कंपल्सिव, ऑब्सेसिव मतलब पुनः, रिपीटेशन, बार बार ऐसे विचार जो किसी काम को करने के लिए बाध्य करता हो, कंपल्सिव करता हो, वही ओसीडी होता है। ठीक है, ओसीडी का परिभाषा WHO ने समझाया, अभी तो मैं आपको नॉर्मल समझा दिया हूँ। WHO के अनुसार ओसीडी एक ऐसी मानसिक विकार है, बीमारी है, जिसमें बार बार आने वाले अनियंत्रित विचार और दोहराए जाने वाले व्यवहार व्यक्ति को कष्ट एवं जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब बताइए, मैं जो आपको एग्जाम्पल दिया वैसा अगर माइंड में बार बार आए, हर किसी एक चीज़ के लिए अगर उत्पन्न होने लाए, तो वह हर किसी के बाधा और कष्ट उत्पन्न करता है कि नहीं करेगा। मान के कभी काल अगर हो गया ऐसे भूल चूक में कन्फ्यूजन हो गया, डाउट हो गया, तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर ऐसे ख्याल बार बार आने लगे, हमारा हाथ एकदम नीट एंड क्लीन है, लेकिन फिर भी मुझे लगे कि नहीं, हाथ मेरा गंदगी है और मैं इसी से अगर भोजन करूंगा, इसी से अगर कुछ करूंगा तो इन्फेक्शन होगा, तो उससे जुड़ी हुई तमाम ख्यालें, डर आने लगती है। फिर व्यक्ति जाकर सोचता है कि चलो एक बार और हाथ धो लेते हैं, हाथ धो लेता है, साफ कर लेता है, आता है थोड़ा देर के बाद फिर वही मन में ख्याल आया, फिर जाकर हाथ धो। तो ऐसे तो चलता रहेगा तो जीवन में कष्ट ही कष्ट उत्पन्न होगा। इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हो सकती हैं, ठीक है, जिसको बार बार करने के लिए मजबूर व्यक्ति हो जाता हो, खुद से ऐसा विचार आने लगता हो मन में, तो वही ओसीडी होता है। और वही WHO ने कहा कि यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें बार बार आने वाले ऐसे अनकंट्रोल, अनियंत्रित विचार होते हैं, जिस विचार या व्यवहार को दोहराए जाने पर व्यक्ति को कष्ट एवं दैनिक जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो यही ओसीडी होता है, समझ गए। नॉर्मल इंसान को भी पागल की तरह बना देता है। ओके, अब आता है यहाँ पे क्लिनिकल फीचर। कोई भी बीमारी होता है तो भाई उसके पीछे कारण, लक्षण सब होता है। तो यह भी एक मानसिक बीमारी है, तो इसके पीछे भी लक्षण है। ऑब्सेशन मतलब होता है एक ऐसी जुनूनी विकार जो बार बार उत्पन्न होता है। ठीक है, बार बार आने वाला अनवांटेड थॉट, वही ऑब्सेशन होता है। ठीक है, तो गंदगी या संक्रमण का अत्यधिक डर होना, जो मैंने अभी बताया, हाथ धो लिए, फिर फ्री हो गए, फिर थोड़ा देर के बाद लगा कि नहीं अभी हाथ कंप्लीटली नहीं धोया है, फिर जाके हाथ धोए। तो ऐसे विचार आ रहा है जो हमें डर पैदा कर रहा है कि अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, बीमारी होगा, जिसके कारण हम जाकर पुनः हाथ धो रहे हैं। इसी प्रकार से हम ताला मार चुके हैं। अगर हम चले गए रोड पर, हमें ख्याल आया कि जा ताला मारे हैं, रूम में नहीं मारे हैं, नहीं मारे हैं, और इस बीच में एक ख्याल आएगा कि अगर नहीं मारे हैं, गेट खुली रह गई, चोरी हो जाएगी, तो फिर इससे जुड़ी हुई और सारे थॉट आने लगते हैं, जिसके कारण वापस से व्यक्ति आकर रूम चेक करता है, देखता है तो ताला लगा रहता है। समझ रहे ना। तो यही होता है गंदगी या संक्रमण का अत्यधिक डर होना, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने का डर होना कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हो सकता है मेरे गलती से जो है नुकसान पहुंच जाए। जैसे मान गए अगर आप नर्सिंग केयर कर रहे हैं, ठीक है, नर्सिंग केयर कर रहे हैं, मरीज को आप कैनुला लगा दिए, ठीक है, लग गया, ठीक लग गया, अच्छा लग गया, लेकिन आपको थोड़ा देर के बाद ऐसा लगा यार कहीं उसको, मतलब जैसे होता है प्रथम बार ऐसे काम करेंगे तो लगेगा कि उसको कैनुला ठीक ढंग से लगा है कि नहीं लगा है, गलत लग जाएगा, सूजन हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा वेन, तो दिक्कत होगा, मेरा नाम लगेगा। तो जिससे क्या होगा, फिर से जाके व्यक्ति जाके चेक करता है, देखता है सही लगा है कि नहीं लगा है। ऐसे ही रिपीटेशन अनेकों बात हो सकते हैं। तो ऐसे किसी को नुकसान पहुंचाने वाला डर ध्यान बात में आएगा बार बार। धार्मिक या अशोभनीय विचार बार बार मन में आ सकता है। चीज़ों को बिल्कुल सही क्रम में रखने का जिद कि अगर सही क्रम में नहीं रखेंगे तो हम जो है दिक्कत में पड़ जाएंगे, सही नहीं होगा। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं टाइप्स पढ़ाता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि टाइप्स जो मैं सीरियल पढ़ा रहा हूँ वही सीरियल आप भी लिखें और उसी सीरियल पर वही चीज़ आप भी लिखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे मैंने डेटरी लिखना है वहाँ पे तो मैं बता दूंगा कि इसके बाद है, इसके बाद है, लेकिन ज़्यादातर मामला में मैंने डेटरी नहीं होता है, बस याद कीजिए और जहाँ जो लिखने याद आ जाए लिखते रहिए। लेकिन कुछ लोग जिद कर लेते हैं, नहीं अगर हम सीरियली नहीं लिखेंगे, जैसे बताएं वैसे नहीं लिखेंगे तो मेरा नंबर कट जाएगा। तो यह क्या है, उनके ऑब्सेशन है, जिसके फलस्वरूप उनको डर उत्पन्न हो रहा है कि हम फेल कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति सही क्रम में सही करने के लिए प्रयास करता है। बार बार संदेह, जैसे ताला बंद किया या नहीं किया,
गैस बंद किया या नहीं किया, ठीक है, दुकान के गेट में शटर में ताला मारा या नहीं मारा। ऐसे तमाम भावनाएं आएगा जो आपको दुविधा में, डर में जो है धकेलेगा, और आप जाकर उस काम को पुनः चेक करेंगे, पुनः करेंगे, और यही ओवेशन होता है, ठीक है। तो ये ओवेशन का लक्षण होता है, ठीक है। रोगी को पता होता है कि ये विचार गलत है, फिर भी वह इन्हें रोक नहीं पाता है। वही बातें हैं कि ताला मार के व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसे ये पता है कि मैं ताला मारा हूँ, लेकिन ऐसा विचार मन में क्रिएट होता है तो सोचता है एक बार चेक ही कर लेता हूँ क्या जाता है, वापस आके चेक करता है, ठीक है। लेकिन ये अनवांटेड थॉट होता है जो कि व्यक्ति को मजबूर करता है, समझ गए। बार बार आने वाला विचार यही ओवेशन होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आ गया बाध्यकारी क्रियाएं, जिसे कंपल्सन बोलते हैं। एक ऐसी क्रियाएं जिसको करने के लिए बाध्य कर देता हो, ठीक है, कंपल्सिव। बार बार हाथ धोना, ठीक है, इन्फेक्शन के डर से। दरवाज़ा, गैस, स्विच बार बार चेक करना कि हम जो है आयरन किए हैं और आयरन करने के बाद हम बोर्ड में लगे ही रहने दिए हैं स्विच, या ऑफ कर दिए हैं, गैस ऑफ किए हैं कि नहीं किए हैं, दरवाज़ा बंद किए हैं कि नहीं किए हैं। ऐसा बाध्यकारी चीज़ें आएगा जो आपको बाध्य करेगा वापस आकर देखने के लिए। बार बार गिनती करना, ठीक है, गिनती करना और लगना कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जबकि मिस्टेक नहीं हुआ है। तो बार बार रिपीटेशन करना, बार बार प्रार्थना करना, ठीक है ना। अत्यधिक साफ सफाई का ख्याल रखना, सफाई करना, ये सोचकर कि ये गंदा हो गया, गंदा हो गया, ऐसे कर करके। तो ऐसा विचार व्यक्ति में आता है, ऐसा क्रियाएं, ऐसा काम जो व्यक्ति बाध्य होता है करने के लिए और व्यक्ति करता है, तो ही कंपल्सिव होता है, ठीक है। तो बार बार ओवेशन, कंपल्सिव मतलब काम को बाध्य होना करने के लिए, तो यही ओसीडी होता है। ओके, अब आता है इटियोलॉजी, कारण। इटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, कॉजेज का मतलब ही कारण होता है, ठीक है। तो अब इस बीमारी का होने का क्या कारण है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। देखिए, मानसिक रोग होने का अनेकों कारण है। अब चूंकि ये जो आप देख रहे हैं ओसीडी एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, चिंता से संबंधित यह एक विकार है। तो चिंता से संबंधित विकार जो होता है ना, एंजाइटी वाला, तो इसमें जैसे साइकोलॉजिकल कारण भी होगा, ठीक है, जैविक कारण जो आपके बॉडी से रिलेटेड कुछ गड़बड़िया के कारण भी हो सकता है, तो बायोलॉजिकल कारण होगा, जैविक कारण। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो आपके आसपास जुड़े हुए पर्यावरण से होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो अन्य बीमारियों के फलस्वरूप भी होता है, तो वो बायोलॉजिकल में होगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कारण में मस्तिष्क में सेरोटोनिन की कमी, सेरोटोनिन के कमी से एंजाइटी होता है व्यक्ति में, ठीक है। तो मस्तिष्क में सेरोटोनिन की कमी से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अनुवांशिक कारण जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीनेटिक्स मिलता है, तो ये बायोलॉजिकल में भी आता है। मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में गड़बड़ी, यानी मस्तिष्क के सामने वाला जो दिमाग है उसमें गड़बड़ी होना, ओके। तो ये सब जैविक कारण है जो आपके बॉडी और आपके फैमिली खुद से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि सबके मस्तिष्क में सेरोटोनिन बनना है, तो इसमें कमी होगा तो एंजाइटी होगा। अनुवांशिक जो कि जीन से मिलता है, जेनेटिक होता है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहता है, तो इस कारण से भी हो सकता है। मस्तिष्क के फ्रंटल लोब जो कि सामने वाला होता है उसमें गड़बड़ी होने से भी कारण बन सकता है। तो बायोलॉजिकल जो बॉडी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है। दूसरा साइकोलॉजिकल कारण होता है। साइकोलॉजिकल कारण में होता है व्यवहार सिद्धांत, बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। बचपन के कुछ ऐसे अनुभव जिसको बार बार सोचने पर मजबूर होता हो, तो मनोवैज्ञानिक कारण में साइकोलॉजिकल कॉजेज होता है। पर्यावरणीय कारक की मैं बात करूँ तो पर्यावरण से संबंधित कारण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तनाव होगा, पर्यावरण से मिलता है, आसपास से। पारिवारिक दबाव जो परिवार से मिलता है, ज़्यादा बोझ होना, ज़्यादा ये सब चीज़ों में बातों में सोच कर पड़ना, जिससे चीज़ें होगा। ट्रॉमा, चोट लगना भी होता है, ठीक है। सामाजिक कारण भी होता है, जो समाज से होने वाला सामाजिक अलगाव, सामाजिक दूरी, ठीक है ना। सामाजिक जो है ये बहुत सारे चीज़ होता है। तो चौथा पॉइंट आप सामाजिक कारण भी जोड़ सकते हैं, जिसमें आर्थिक कारण भी हो सकता है। आर्थिक कारण से भी व्यक्ति की चिंता आता है, तो आप चौथा पॉइंट सामाजिक कारण लिखेंगे। किसी भी बीमारी का कारण, लक्षण ये सब जान गए तो उसके उपचार की तरफ चलते हैं। तो उपचार में क्या होगा, देखिए
अब यहाँ पे मानसिक रोग है तो यहाँ पे सर्जरी का कोई आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बस साइकोथेरेपी चलता है जिसे हम लोग भौतिक चिकित्सा बोलते हैं, और एक होता है हमारा ड्रग थेरेपी जिसमें ड्रग चलता है, समझ गए। तो ड्रग थेरेपी में कुछ मुख्य दवाएं हैं जो SSRI ग्रुप का होता है, जो चिंता को कम करने वाला होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर, ठीक है। यह सेरोटोनिन को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करता है, मुख्य दवाएं फ्लुक्जेटिन होता है, सर्ट्रेलाइन होता है, फ्लुवैक्सीमिन होता है। तो ये सब SSRI ग्रुप की दवा है। जितने भी लाइन वाला दवा है यह समझ जाइएगा SSRI ग्रुप का है। जैसे क्लोमिप्रामाइन, ठीक है ना, क्लोमिप्रा देख लीजिए, क्लोमिप्रामाइन, फ्लूवोक्सामाइन, ठीक है, सेरेट्रालाइन, फ्लूजेटिन, ये सब दवाइयाँ हैं जो चिंता को कम करने वाली दवाएं हैं। ओके, चूँकि चिंता से ही OCD होगा तो ये दवाएं चिंता कम करता है, जिससे व्यक्ति को अनवांटेड थॉट नहीं आएगा। ओके, अब आता है यहाँ पे, चूँकि दवाई चलने के बाद कुछ साइकोथेरेपी चलते हैं, ठीक है ना, साइकोथेरेपी चलते हैं जिसे मनोचिकित्सक बोलते हैं, मन का चिकित्सा। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर CBT, व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। जो चिंता आ रहा है उस व्यवहार को हटाकर दूसरे व्यवहार परिवर्तन किया जाता है व्यक्ति को। सबसे प्रभावी उपचार पद्धति यही है जिसमें व्यक्ति के जो अभी का व्यवहार है उसको चेंज किया जाता है, बदला जाता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP होता है। रोगी को डर की स्थिति के सामने लाकर बाध्यकारी क्रिया करने से रोका जाता है। एक्सपोजर मतलब होता है सीधा सामने से, रिस्पॉन्स कराना, प्रिवेंशन, ठीक है। अब मान गए व्यक्ति को जिस स्थिति से डर लग रहा है बार बार, उसको डायरेक्टली सामने लाकर खड़ा किया जाता है, और जो वह बार बार डर लगने से जो कर रहा है उसे करने से रोका जाता है, ठीक है, करने से रोका जाता है। मतलब खराब मन में चीज़ें आ रही हैं, दोहराव वाली बातें आ रही हैं, तो हम जिस सिचुएशन के प्रति डर आ रहा है उस सिचुएशन के पास ले जाएंगे व्यक्ति को, लेकिन जो काम करना है वो काम करने से रोकेंगे, नहीं करने देंगे, ठीक है। जिससे होगा क्या कि धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस बन जाएगा, मजबूती आ जाएगा। तो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, यानी जो रिस्पॉन्स, एक्सपोजर सामने तो कर देंगे व्यक्ति को सिचुएशन का, लेकिन जो रिस्पॉन्स करेगा रिएक्टिव करने, दोबारा से करने के लिए, उस रिस्पॉन्स को हम प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे करने से, ठीक है। जिससे क्या होगा, व्यक्ति उस सिचुएशन में तो है लेकिन वो वापस से उस काम को पुनः नहीं कर रहा है, क्योंकि पुनः करना ही तो यहाँ पे खराब है, बार बार करता ही तो है व्यक्ति, जो नहीं ठीक है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ERP होता है। ओके, अब यहाँ पे आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। किसी भी बीमारी का, खासकर यहाँ मेंटल हेल्थ में एक तो साइकोथेरेपी चलेगा, दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा, और अगर साइकोटिक प्रकार का मानसिक रोग है, साइकोसिस वाला, तो वहाँ पे ECT चलता है, जैसे डिप्रेशन में, ठीक है। उसके बाद हो गया सिजोफ्रेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, इस सब में ECT चलता है, ठीक है, ECT थेरेपी चलता है। लेकिन एंजाइटी वाला में ECT नहीं चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए एंजाइटी वाला में ECT नहीं चलेगा, तो बस दवाई चलेगा और साइकोथेरेपी चलेगा, मनोचिकित्सा चलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के तरफ। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं मरीज को। आकलन में जनूनी विचारों का प्रकार जाने कि किस प्रकार के बार बार विचार आ रहा है, चिंता का स्तर देखें, आत्महत्या के विचार आ तो नहीं रहा है, इसका जांच करें। असेसमेंट में हम यही ना करते हैं, पहले जानकारी लेते हैं, जांचते हैं कि मरीज के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आ रहा है, पहला पॉइंट, ठीक है, असेसमेंट का। दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस का होता है। तो अब डायग्नोसिस में हम लोग चिंता, सामाजिक अलगाव, अप्रभावी सामना करने की क्षमता, तो नर्सिंग निदान में हम लोग क्या करते हैं, ये सब निदान जो है हम लोग डायग्नोस्टिक करते हैं कि हमें चिंता की, सामाजिक जो अलगाव है उसका, और अप्रभावी जो सामना करने की क्षमता है, इसको हम क्या करेंगे, निदान करेंगे। तो नर्सिंग निदान में उन सारे चीज़ को रखते हैं जिसको हमें टारगेट करना है आगे, ठीक है। अब यहाँ पे नर्सिंग हस्तक्षेप है, नर्सिंग इंटरवेंशन है। अब नर्सिंग इंटरवेंशन को प्लानिंग समझिए या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन समझिए, ठीक है। यहाँ पे हम नर्सिंग द्वारा काम करना शुरू कर देते हैं। तो प्रारंभ में रोगी को सीमित समय तक रिचुअल करने दें, धीरे धीरे समय निर्धारित करें,
विश्राम तकनीक सिखाएं, दवा नियमित लेने के लिए प्रेरित करें, परिवार को शिक्षा दें। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में ज़्यादा नहीं, बस नर्स के द्वारा किए गए वे सारे काम होता है जो नर्स कर सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में नर्स जो जो चीज़ें पहले की हैं, जो जो एक्सपीरियंस की है, उसका अपना हस्तक्षेप अपने भाषा में करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी यूँ कहा जाए तो यहाँ पे आपका ओसीडी समाप्त हो गया, ठीक है। तो ओसीडी कोई बड़ा खास नहीं है, कभी कभी लॉन्ग में भी कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लेता है, तो आपको जो है इसको अच्छे से समझ कर लिख देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।